हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर विद्यार्थी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 चैप्टर नंबर 12। नाउ टॉपिक इज माय टुडेज इज नो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अगर आप मान लीजिए think life without electricity is a modern society it is possible। क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारी ये मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या पॉसिबल कर पाएगी और सरवाइव कर पाएगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी in the world technology? Since we are science students, so it is necessary to understand basic concept behind the word electricity। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। और इस पूरा पैराग्राफ का मतलब है कि क्या हमारी ये मॉडर्न सोसाइटी जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के सरवाइव कर पाएगी। अब हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें इस इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का जो राज है उसे जानना तो ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारा है चार्जेस। फर्स्ट है चार्जेस। चार्ज चार्ज क्या होता है। इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल्स। इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल्स। इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन एन एटम कैन बी आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एक स्मॉल पार्टिकल्स है जिसमें जो एटम है या तो वो निगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव, ये हमारा चार्ज होता है। और हम आपको बता सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। प्रेजेंट इन एन एटम पॉजिटिव और पॉजिटिव प्रोटॉन और निगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब हम हाँ, अब इसमें देखिए कोलम्बो इज अ साई यूनिट ऑफ द चार्ज रिप्रेजेंट बाय सी। कोलम्बो जो है वो चार्ज की यूनिट है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए नेट चार्ज क्या होता है। नेट चार्ज टोटल चार्ज आई सी। नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इज नेसेसरी इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18। एक जो नेट चार्ज होता है हमारा टोटल चार्ज क्या होता है 6 × 10⁻18। ये हमारा नेट चार्ज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है Q=NE। Q=NE, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम आपको बता सकते हैं कि ये कैसे डेराइव होके आया है यहाँ पे। तो सबसे पहले Q=, जो NE दिया हुआ है, N=, नंबर ऑफ चार्जेस। N=, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी मैं चार्जेस बोल दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ़ Q=1 कोलम्बो, जब जब चार्ज =1 कोलम्बो दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम्बो निगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होगा। तो अगर इस फार्मूले से हम डेराइव करके जब ये वाला फार्मूला लाए हैं, उस फार्मूले से जब डेराइव करके ये वाला फार्मूला हमारा आया हुआ है, तो हम कैसे डेराइव किए हैं चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे डिराइव किए। Q=NE। Q=NE होता है। अब इसे डेराइव करके हमारा NE= ये आया हुआ है। आपको तो ये डेराइव करना आता ही होगा, बस एकदम सिंपल है। Q=NE। एन यहाँ पे देखिए ई है। अब क्यू के अपॉन ई को सेंड कर देंगे। क्यू के अपॉन ई को सेंड कर देंगे, इस साइड एन बच जाएगा। N=Q/E। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से डेराइव हो गया। अब इसी फार्मूला पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए Q=1 कोलम्बो लिए हैं और इलेक्ट्रॉन =1.6 × 10⁻⁻19 ये हम लिए हैं। तो देखिए वन, ये जो कि हमारा यहाँ से जब डेराइव हुआ है तो ये 1 पॉइंट है। वन, यहाँ पे 1 पॉइंट है तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अपॉन 16। 100/16 मल्टीप्लाई ये 10 यहाँ से ऊपर चला गया है और 10 ऊपर हमारा चला गया है। फिर जो ये डेसिमल का 10 चला गया है इसीलिए 100 हो गया है।
फिर ये हो जाएगा इंटू दिए। अब इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिटेल न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम ये भी न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे। टॉपिक वाइज फार्मूला वाइज हम उस वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आएंगे, हर एक टॉपिक वाइज हर एक फार्मूला वाइज न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ये बस हमारा थ्योरी पार्ट था। तो थ्योरी पार्ट में कभी कभी ये आ जाता है, वो मैं पीपीटी बना रही थी तो ये दे दी, तो ये आ जाता है, तो हमें डेराइव तो करना ज़रूरी है ना वीडियो में। फिर देखिए ये हमारा है n इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया हमारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लर्न कर लीजिएगा इसको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है, करेंट। करेंट क्या होता है, करेंट आई से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करेंट। देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करेंट डिनोटेड बाई आई। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय ए। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एम्पियर 1 एम्पियर को डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन एज 1 कोलम्बो ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। पर सेकेंड में 1 कोलम्बो जो चार्ज होता है उसी को हम एम्पियर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कोलम्बो अपॉन 1 सेकेंड। In electricity circuit, the electric current flow in the opposite direction of the flow. Electron इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्जेस कन्वेंसली। देखिए कन्वेंसली में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कन्वेंसली होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस से पॉजिटिव में जाता है, और जो फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू बैटरी सेल, जो बैटरी में फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। कन्वेंसली जो होता है माइनस से प्लस में जाता है, और जो बैटरी होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दी हुई है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करेंट आर एक्सप्रेस्ड इन। स्मॉल क्वांटिटी जो करंट की है वो क्या क्या है, फर्स्ट MA मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, और सेकेंड माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर यानी कि म्यू एम्पियर भी इसे कहते हैं, म्यू एम्पियर भी कहते हैं। इससे 10⁻16, इस पे बहुत ही न्यूमेरिकल आते हैं, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करवा देंगे। देखिए एमामीटर क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट को उस सर्किट में। कोई सर्किट है उसमें हम मेज़र करना है कि करंट कितना आ रहा है, वो हम एमामीटर के थ्रू हम मेज़र कर लेते हैं। एमामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। एमामीटर जो होता है वो सीरीज में हमेशा कनेक्टेड होता है। अब सीरीज और पैरेलल आपको नहीं पता होगा, या फिर आप पहले से चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन आगे नेक्स्ट टॉपिक में सीरीज एंड पैरेलल्स आएंगे। सीरीज एंड पैरेलल्स आएंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि सीरीज क्या होता है एंड पैरेलल्स क्या होते हैं। तो ये देख लीजिए, पहले ये याद रख लीजिए कि जो एमामीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। ऐसे ही हमारा एक वोल्ट मीटर आएगा जो कि वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए, पॉजिटिव ए एंड निगेटिव। ये आप अच्छे से ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बहुत सारी सर्किट आएंगी तो उसमें एमामीटर कनेक्टेड होगा। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एमामीटर होता है उसका लो रेजिस्टेंस होता है। आप ये पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिए कि जो एमामीटर है वो करंट को मेज़र करता है और उसमें लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस भी टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड पे आएगी, और रेजिस्टेंस भी आगे टॉपिक आएगा, आपको समझना है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आगे समझा दूंगी आपको रेजिस्टेंस क्या होता है। इसी तरफ और जो सीरीज में और पैरेलल में है ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम आगे समझा देंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एमामीटर है उसमें क्या क्या होता है। देखिए ये हमारा एक बॉक्स है, एमामीटर में हम राइट कर दे रहे हैं यहाँ पे।
देखिए जो हमारा एमामीटर है, एमामीटर जो है हमारा, उसमें क्या होता है, देखिए जो करंट को मेजर करता है, करंट मेजर करंट को मेजर करता है, और सेकेंड ये हमेशा सीरीज में होता है, सीरीज में लगाया जाता है, और इसमें लो रेजिस्टेंस होती है। लो रेजिस्टेंस होती है। ये 3 पॉइंट आपको लर्न रहेंगे तो आप बता सकते हैं एमामीटर क्या होता है। और इसमें कुछ अब बचा ही क्या है, ये तीनों पॉइंट्स इम्पोर्टेंट्स हैं एमामीटर के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इस टॉपिक में समझ लीजिए, इट इज़ अ क्लोज पाथ अलोंग द विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए क्लोज सर्किट होती है, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये हमारा डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का, डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर का ही नाम इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक की और करंट की और सर्किट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली फ्लो व्हेन अ 3 इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। फॉर द एग्जाम्पल वाटर फ्लो थ्रू अ ट्यूब, it is only possible when the high pressure on one side and second side is the low pressure, then from the higher pressure to lower pressure। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्जेस इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन सेल दैट जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। Electric potential different, it is defined as a work done in carrying a unit charge from on one point to another point। 2 points in the circuit is called electric potential difference। electric potential difference क्या होता है कि वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ डिफाइन एज द वर्क डन, ये डिफाइन करता है वर्क डन को इन अ कैरिंग करने में अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के वर्क डन को कैरी करने में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वी, इसे वी से डिनोटेट करते हैं। वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन एंड क्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज। ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला। द साई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय वी। इसकी जो साई यूनिट है वो वोल्ट है, वोल्ट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं वी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कोलम्बो। 1 जूल वर्क एक कोलम्बो में जब चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ कैरिंग कंडक्टर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन टू आई वी। when 1 joule of work done is divided by one वन कोलम्बो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यही इसकी डिफिनीशन है, जो फॉर्मूला है वह डिफिनीशन है, और क्या, सिंपल सा है। वोल्ट मीटर, देखिए आपने ऊपर एमामीटर पढ़ा, अब वोल्ट मीटर आ गया। तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में हेल्प करता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में हेल्प करता है। आप दोनों को ध्यान से रखिए, एमामीटर जो है वो करंट को मेज़र करता है, वोल्ट मीटर जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस को, इसका सिंबल ये होता है। और एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर। देखिए वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इट इज़ हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जो एमामीटर था उसका रेजिस्टेंस लो होता है। इसी का सब अपोजिट होता है।
अब सिंबल देख लीजिए, सम ऑफ द सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज इन इंस्ट्रूमेंट इन द सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम्स में कुछ सिंबल्स यूज हुए हैं, वो सिंबल देख लीजिए। सेल जो है, सेल को ऐसे सर्किट में रिप्रेजेंट किया रहेगा, बैटरी को इस डायग्राम से, की स्विच को, ओपन की को ऐसे या फिर ऐसे, दो टाइप दिया हुआ है। एंड थर्ड की क्लोज, जो क्लोज की रहेगी वो इससे या फिर इससे। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। देखिए ज्वाइंट वायर, वायर विथ, देखिए ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायरों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। वायर विथ नो ज्वाइन, नो ज्वाइन रहेगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बल्ब, बल्ब को आप समझते होंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एमामीटर ऐसे, एमामीटर को ऐसे करेंगे, आपको ऊपर ने दिखाया। और वोल्ट मीटर को ऐसे, वोल्ट मीटर का भी डायग्राम हमने ऊपर आपको दिखाया। नेक्स्ट टॉपिक, जॉर्ज साइमन ओम। ओम की ये थ्योरी थी, फिजिशियन थे वो। 1787 से 1854 में ये थ्योरी दिए थे। फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट, ये क्या बताए थे कि जो करेंट है फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम। ये रिलेशन बताए थे करेंट और रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। करेंट, करेंट पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच, ये इन्होंने ये सर्किट बनाया। इसमें देखिए आपको डायग्राम दिखता होगा, ये रेजिस्टेंस का डायग्राम है, ये रेजिस्टेंस का, और ये स्विच का है, ये बैटरी का है, ये एमामीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये भी रेजिस्टेंस है। आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। आई होप आप ये समझ में आ रहा होगा। हमने आपको समझा पा रही हूँ। ये देखिए ग्राफ है, ग्राफ में क्या है देखिए, ग्राफ में ये है कि जो हमारा वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर हमारा ऊपर है, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऊपर, और करंट, और जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये याद रखिए कि ओम्स लॉ का जब भी ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में। ये देखिए हमारा ग्राफ, हैंड ड्रॉ ग्राफ, हाथों से बनाया हुआ ग्राफ। अभी देखिए इसको हम 1 मिनट में मोटा कर देते हैं। ये ग्राफ है जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमारी मैम ने कैसे ड्रॉ किया था, और ये भी आपको याद होगा कि ये कुछ कैसा डायग्राम बन रहा है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन दिस सर्किट डायग्राम वी कम अक्रॉस 2 न्यू सिंबल्स। इस सर्किट डायग्राम में आपको 2 न्यू सिंबल देखने को मिले होंगे। फर्स्ट ये, फर्स्ट ये, ओ माय गॉड इतनी मोटी पेन, थोड़ी इसे पतली कर लेते हैं। फर्स्ट ये, और इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और सेकेंड ये, या फिर ये दोनों एक ही है, इसे रेओस्टेट कहते हैं। Next, Ohm's law. He stated that the electric current flow through a conductor is directly proportional to potential difference across the end, provide the temperature remain constant. Remain टेम्परेचर कांस्टेंट पे, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा वोल्ट मीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हमारे करंट के है। तो ये जो डिफिनीसन लिखी हुई है बस वो यही समझाना चाहता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्ट मीटर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के। अब देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है। आपको फार्मूला बताना मैं भूल गई, ये ओम्स लॉ का फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला होता है। और देखिए आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो आपको मैं एक अच्छी सी ट्रिक बता दे रही हूँ जिसे हम कह सकते हैं वीर, वीर। ओम्स ऑफ थे, जो ओम्स लॉ निकाले, ओम्स ऑफ थे वीर, यानी कि ओम्स लॉ जो थे, ओम्स लॉ V आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस आर,
resistance R is proportionally constant for the given metal is given temperature as said to be resistant. The graph between V and E is always straight line. ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया. अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है दैट अपोज द फ्लो ऑफ करेंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर एंड सिंबल इज ये आपको दिख रहा होगा सिंबल. देखिए अब रेजिस्टेंस क्या होता है. ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसे अपोज करता है. ये हमारा एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को अपोज करता है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर एंड सिंबल इज ये. सिंबल ये है और ये रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस कहलाता है. जैसे कि कोई भी ये रहा वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये तो हमारा टॉपिक हो गया. अब हमें ये पढ़ना था ना. ये सिंबल ये है. देखिए आपको ये सिंबल दिख रहा होगा कुछ ऐसा 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 ऐसा. दैट इज रेजिस्टेंस. आपको ये सिंबल मैंने ऊपर भी दिखाया और बोला उसको जरूर जरूर से लर्न कर लीजिए क्योंकि सर्किट में वही यूज़ होने वाला है. और जब तक वो यूज़ नहीं होगा तो सर्किट बनेगी नहीं. सर्किट बनेगी नहीं तो आपको न्यूमेरिकल आएंगे नहीं. तो इससे अच्छा है कि आप इसे जल्दी से लर्न कर लीजिए. और जो सीबीएसई है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन. और एक बात आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल दिया हुआ है. क्लास 10th का सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर और फार्मूला वाला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है. द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम और ओ. एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का क्या है. ओम है और ओ है. एसआई यूनिट का रेजिस्टेंस ओम है जिसका सिंबल कुछ इस टाइप है. नाउ 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम को कैसे हम डिफाइन करेंगे. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम. द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कहते हैं. व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करेंट फ्लोइंग थ्रो इट इज़ 1 एम्पियर. जब करंट 1 एम्पियर होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा तो हमारा 1 ओम डिफाइन हो जाएगा. कैसे देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है. उसी फार्मूला से डेराइव होके ये वाला फार्मूला आया R इज इक्वल टू वी आई. तो 1 ओम पुट करेंगे R की जगह पे और V के जगह पे 1V और I के जगह पे 1 एम्पियर. तो ये हमारा 1 ओम डिफाइन हो जाएगा. अब नेक्स्ट चलते हैं. रेस्टेट क्या होता है. रेस्टेट एज यू नो दैट V इज इक्वल टू आई आर. आई इज इक्वल टू V अपॉन आर. ये भी फार्मूला उसी से डेराइव हो क्या है जो कि आप डेराइव कर लेते होंगे. सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करेंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट ऑफ सर्किट अ कंपोनेंट इज यूज टू कॉल्ड रेओस्टेट. जब करेंट करेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है सर्किट में तो हम रियोस्टेट का रियोस्टेट को यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है. इट रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल. ये करंट को विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल से कर देता है. पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करता है. द सिंबल इज रियोस्टेट आर दिस एंड दिस. factor which are resistance of a common factor on which resistance of a conductor depend. कौन कौन से फैक्टर पे हमारा ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है ऑन द लेंथ. लेंथ पे, कंडक्टर के लेंथ पे. अगर कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए एक डायग्राम है. कंडक्टर यानी कि हमारा कोई वायर है. वायर की लेंथ ये है. मान लीजिए हमारा वायर ही है. ये हमारी गंदी से ड्राइंग जैसा वायर समझ लीजिए आप. हमारी ड्राइंग पे मत जाइएगा. ये मान लीजिए वायर है. इसके लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है. एक रुकावट होता है. हमने आपको ऊपर बताया. अगर रेजिस्टेंस आप समझिएगा रेजिस्टेंस एक रुकावट है. यानी कि आपने कभी क्लास में पढ़ते हुए आपने अपने स्कूल में क्लास में पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सर पढ़ा रहे होते हैं बीच बीच में बोलते रहते हैं. वो सब क्या है. वो सब रेजिस्टेंस है. वो सब रुकावटें हैं. क्लास के टीचिंग क्लास में वो सब रुकावटें बनती है. उसी तरह अब देखिए ऑन इट्स लेंथ. अब देखिए ये जो फैक्टर है वो मतलब कि क्लास के लेंथ पे डिपेंड करता है यानी कि वायर के लेंथ पे. आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को कि जो
आपने पहले समझ लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को समझ लिया तो मैं आपको आगे बता रही हूँ कि देखिए ऑन द लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के लेंथ पे। अगर हमारी वायर इतनी बड़ी है तो रेजिस्टेंस मान लीजिए इतना होगा। जब इस वायर को हम लोग मान लीजिए इस वायर को हम लोग लंबी कर दें। जब वायर हमारी लंबी हो जाएगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए वायर हमारी इतनी बड़ी हो गई, यही हमारी वायर है। अब वायर इतनी बड़ी हो गई तो हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा हो जाएगा। अगली बार वायर इतनी छोटी थी तो रेजिस्टेंस मान लीजिए इतना ही था, अब इतना और भी हो जाएगा। जब वायर लंबी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। अगर अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। आपका क्लास है, आपके क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं तो 2-3 बच्चे जो कि रेजिस्टेंस बने हुए हैं, जो सर पढ़ाते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, वो सब कभी शांत होने वाले नहीं हैं। और सर उनको कितनी बार क्लास से बाहर निकाल दिया, फिर भी सर भी थक जाते हैं। कितने बार बच्चों को बाहर निकाले, अरे वो भी तो फीस देते हैं पढ़ने के लिए। तो इसको छोड़िए, आप ये समझिए कि क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं तो 2 ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि रेजिस्टेंस बनेंगे। अगर उसी क्लास में 40 बच्चों को ला दिया जाए तो 4-5 हो सकते हैं रेजिस्टेंस, जो कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो सकते हैं क्लास के। तो आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। जैसे कि रेजिस्टेंस वहाँ पे जब 10 बच्चे होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे। जब आपको हम बता सकते हैं कि जब हम स्कूलिंग जाते थे क्लास 10th में, तो कुछ ऐसे बच्चे थे कि जो कि सर पढ़ाते रहते थे और वो डिस्टर्ब करते रहते थे, सर को कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। और फिर तो उन उन लोगों के क्या कहते थे सब क्लास वाले, ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा वो जो वायर था, ये हमारा वायर है, इतना पतला है, मान लीजिए इतना है, तो इसमें रेजिस्टेंस इतना ही होगा। इसमें इसमें रेजिस्टेंस इतना ही होगा। अगर हम इस वायर को इतना चौड़ा कर दें, इतना चौड़ा कर दें, तो पहले रेजिस्टेंस इतना ही होता था। अब रेजिस्टेंस इस साइड भी बढ़ जाएगा तो इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हुआ हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। नेचर, जो मैटर का नेचर क्या है, कौन सा हम मैटर यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने सिल्वर लिया तो सिल्वर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा मतलब हम वुड ले लीजिए, मान लीजिए वुड ले लिए, तो वो इंसुलेटर होता है, वो रेजिस्टेंस उसमें इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाती है। तो वो इसमें आया ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। अब इस फॉर्मूला डिराइव होने के बाद हम बताएंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर, एंड लेंथ, लेंथ क्या होता है, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू यल अपॉन ए, ये होता है। तो फिर जो ये ये है हमारा जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लाएंगे जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। उसको हटाने के लिए हम कोई भी फार्मूला डिराइव करते हैं, जब कोई कांस्टेंट आता है तो उसे अरे जो कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शन आता है तो उसे हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या लगाएं, ये रो लगाएं। देखिए यहाँ पे हम कैसे डिराइव कर देंगे। देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल अपॉन ए था, तो आर, इसके जगह पे हम कांस्टेंट रो लगा दिए, एल अपॉन ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होके यहाँ पे आ गया। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे डेराइव होके आ गया। तो यही फार्मूला हमारा यहाँ पे राइट किया हुआ है। इस फार्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इस फार्मूले को आप जरूर जरूर से याद कर लीजिएगा।
where rho is a proportionality constant known as resistivity of the material of the conductor. Resistivity क्या होता है? The resistance offered by the wire is a unit of length, unit of cross sectional area is called resistivity. resistivity यही होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसे ऑफर्ड करता है वायर ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ पे एंड वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये हमारी रेजिस्टिविटी है। एसआई यूनिट जो होता है वो हमारा ओम होता है। एसआई यूनिट जो होता है वो हमारा ओम होता है। ये रहा ओम। अब नेक्स्ट है रेजिस्टेंटली ऑफ द मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। वेरी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंटली करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, एक अलॉय की रेजिस्टिविटी जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ मेटल का। अलॉय क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ मेटल का। इज जनरली हायर देन of its constituent metals. Example constant alloy and of Cu and Ni. Alloy have high resistivity. Alloy के पास high resistivity and do not oxidize, burn readily with high temperature. alloy के पास इतनी ज़्यादा resistivity है कि उसमें high temperature भी आता है तो वो burn नहीं होता। For this reason they are commonly used in electric heating device like electric iron, heater, toaster, etc. For example tungsten of filament of electric bulb. आपको हम बता सकते हैं कि जब वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक वायर है, आप मान ही लीजिएगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक वायर है। ये हमारा एक वायर है। अगर इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसमें हम रेजिस्टेंस को भी बना देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है। इस वायर में इतना सारा रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगी क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर यहाँ से करंट फ्लो करते हुए आ रही है, यहाँ से जब करंट फ्लो करते हुए आ रही है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आप जानते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट जो है वो बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करेगी। हमारी करंट बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करेगी इसमें वायर में। तो इसमें अगर ज़्यादा भी करंट आ जाए तो ये वायर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये हीटिंग इफेक्ट जो डिवाइसेस होती है, जैसे कि हमारा जो आयरन होता है, आयरन के जो वायर वो होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंस वायर होते हैं, जिससे कि उसमें करंट फ्लो करता है और करंट फ्लो करता है तो वो पास आउट नहीं कर पाता। पास आउट नहीं करने की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। उसी हीट प्रोड्यूस से वो प्लेट हीट हो जाता है, जिससे कि हम अपने क्लॉथ को आयरन कर पाते हैं। उसी तरफ जो हीटर है, हीटर में हाईली रेजिस्टेंस वायर लगे होते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हम अपना फूड बना लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, आप आई होप आप समझ लिए होंगे। ये रेजिस्टेंस इन सीरीज, देखिए सीरीज वाला टॉपिक हमारा ये आ ही गया। मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इससे मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के देखिए पहले 3 रेजिस्टेंस लेंगे, R1 R2 एंड R3। 3 रेजिस्टेंस ले लिए, R1 R2 R3 एंड V1 पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस V3। यहाँ पे वोल्टेज ओम्स लॉ के थ्रू स्टार्टेड ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो देखिए यहाँ पे जब v इज इक्वल टू आई आर करेंगे, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर हो गया तो एक v1 इज इक्वल टू आई आर वन हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू आई आर टू हो जाएगा, v3 इज इक्वल टू आई आर थ्री हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर आई आर हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम v को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से i को कॉमन, v1 प्लस v2 एंड v3, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जब हम पूरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 करेंगे। तो v1 हमारा क्या है? आई आर वन, v2 क्या है? आई आर टू और v3 क्या है? आई आर
3, देखो V3 क्या है, IR3 है, V2 क्या है, IR2 और V ये है। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये V की वैल्यू हम पुट कर दिए। अब यहाँ से इस लाइन से हम R कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले लेंगे, सॉरी I कॉमन ले लेंगे, तो I कॉमन हो जाएगा। V इज इक्वल टू IR होता है I से कैंसिल हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3। ये सीरीज का हमारा फॉर्मूला आ गया। सीरीज का रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इस पे हम न्यूमेरिकल जल्द ही लाएंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में भी वही काम होता है। देखिए R1 होता है, R2 होता है एंड R3, तीनों को पैरेलल में रख दीजिए। पैरेलल लाइंस हमारी ऐसे ही होती हैं, तीनों पैरेलल हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। टोटल करंट मेजर करने के लिए I1 प्लस I1 I2 प्लस I3। सब्ट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। I1 I2 एंड I3 की वैल्यू सब्ट्यूट करेंगे। V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें से हम V को कॉमन ले लेंगे। V को कॉमन ले लेंगे तो ये पहले से ही V अपॉन R यहाँ पे राइट कर देंगे। इसमें से जब V कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन R1, वन अपॉन R2 एंड वन अपॉन R3। वन अपॉन R1, वन अपॉन R2 एंड वन अपॉन R3 बचेंगे। ये हमारा आ गया, फॉर्मूला डेराइव हो गया यहाँ से पैरेलल का फार्मूला हमारा यहाँ से डेराइव हो गया। Thus, we conclude that the reciprocal of total effective resistance of several resistance connected in parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब सीरीज में कोई कनेक्ट करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इन सीरीज कनेक्शन if any of the component fail to work, the circuit will break and then now of the component, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ ले लीजिए टीवी, बल्ब एंड फैन। इसमें जब एक सीरीज में कनेक्शन होगा, सीरीज में सब कुछ कनेक्ट करेंगे जैसे टीवी, बल्ब एंड फैन, तो अगर एक इसमें से फेल हुआ तो सब वर्क करना फेल हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको हम समझा देते हैं। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्लाइड हो गई जो कि जिम करके आई है। मान लीजिए ये हमारी एक सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में हमारा ये टीवी है, ये फैन है, ये बल्ब है, ये कूलर है, ये वॉशिंग मशीन है, सब सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए ये वॉशिंग मशीन है, ये फैन है, ये कूलर है, ये बल्ब है और ये टीवी है। ये सब हमारे सीरीज में कनेक्टेड आपको दिख रहे होंगे, ये सीरीज में है, सब सीरीज में कनेक्शन है। तो इसमें आप समझिए कि अगर अब हमारी करंट यहाँ से फ्लो करेगी, जब यहाँ से करंट आएगी तो सबसे पहले करंट इसमें जाएगी, टीवी में जाएगी करंट, फिर टीवी से निकलेगी तब तो हमारी इसमें बल्ब में जाएगी। अगर हमारा बल्ब में गया, मान लीजिए टीवी से पास आउट करके बल्ब में भी गया, तो अगर हमारा बल्ब यहाँ से फ्यूज़ हो गया, अगर बल्ब हमारा यहाँ से फ्यूज़ हो गया, मान लीजिए बल्ब को यहाँ से हटा देते हैं, टूट गया यहाँ से सर्किट, तो अब सोचिए करंट यहाँ से कहाँ जाएगा, वहाँ से करंट कहाँ जाएगा, वहाँ से करंट पास आउट ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी कूलर भी नहीं चल पाएगा, फ़ैन भी नहीं चल पाएगा, वॉशिंग मशीन। तो अगर सीरीज़ में कोई कनेक्शन होता है तो अगर एक चीज़ फेल होती है तो पूरी सर्किट ब्रेक हो जाती है और फेल हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्टेड इन बल्ब एंड हीटर इन सीरीज बिकॉज दे आर नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंट।
ऑपरेट प्रॉपरली। ये हम इसे मतलब कि सीरीज में भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हमारे एक रूम में बल्ब लगा है, अगर दूसरे रूम में हमें हीटर लगाना है, तो अगर सीरीज में रहेगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, लेकिन रूम स्ट्रेट भी है तो होल करके तो दूसरे रूम में जाएगा, लेकिन हम दीवार को होल करना नहीं चाहते हैं तो साइड से निकालेंगे तो वो पैरेलल में हो जाएगी। Hence, the overcome this problem was generally used in पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या क्या है। आपके लिए हम कुछ होमवर्क भी लेके आए हैं, जो कि आप होमवर्क करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बता दीजिएगा। ये देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। एक्सप्लेनेशन, बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बैटरी और जो सेल है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। बैटरी और सेल केमिकल रिएक्शन, इट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट अ टू टर्मिनल। दोनों टर्मिनल पे बैटरी जो है या फिर सेल जो है वो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं टू मेंटेन दियर करंट इन सोर एज कीप द एक्सपेंडिंग इट इज एनर्जी। वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे करंट चलता है। पार्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इज यूज्ड वर्क। कुछ एनर्जी जो होते हैं वर्क करने में ही ख़त्म हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ अ सोर्स कन्वर्टेड इनटू हीट दैट राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। वो टेम्परेचर मतलब जो गैजेट है उसके जो हीट है, यानी रेस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ कन्वर्टेड इनटू हीट, जो एनर्जी बचती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन द डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर एंड आयरन। इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन में ये यूज़ किया जाता है। ये देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेट अस सपोज दैट द करंट आई इन फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द फॉलोइंग टेम्परेचर टी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क डन इज मॉर्निंग टू चार्ज क्यू विल बी, क्यू एक चार्ज है, वी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और डब्ल्यू जो है वर्क डन है। वर्क डन इक्वल टू भी अपॉन क्यू। यहाँ से फॉर्मूला डेराइव हो गया है, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गए हैं और ये एक साइड हो गया है, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया है। फिर उसके बाद डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से वर्क, देखिए वर्क हम लोग ये डिफाइन करके लाए क्यू भी इज इक्वल टू क्यू। तो जब ये वाला जो वर्क है, देखिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू बी क्यू हमने डेराइव किया, तो ये जो डब्ल्यू है वो उसके जगह तो वैल्यू पुट कर सकते हैं डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, बी क्यू है, तो यहाँ पे बी क्यू पुट कर देते हैं, बी क्यू अपॉन टी। तो पावर इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन टी। फिर यहाँ पे पावर इज इक्वल टू भी आई हो जाएगा, भी आई करेंट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना, आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये क्यू अपॉन टी आई हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई बाय अ सोर्स ऑफ फॉर टाइम टी विल बी हीटिंग इफेक्ट। मतलब हीट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी, हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला हो गया, एच इक्वल टू वी आई टी। अब v देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो v की वैल्यू हम आई आर पुट कर दिए बाय द ओम्स लॉ, एंड आई टी जो हमारा है वो रिमेन बच गया। एच इज इक्वल टू दो आई है तो दो आई स्क्वायर आर एंड टी, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। इसे जूल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। एंड माय लास्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अब कुछ ही टॉपिक बचे हैं, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 1 आवर की हो जाएगी। The law stated that the heat produced in the resistor directly proportion to the square of current। वही तीनों हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूला को यहाँ पे डिराइव किया है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन। ये इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया जाता है, टोस्टर ओवन एंड हीटर इसमें यूज किया जाता है।
सॉरी, इट इज़ आल्सो यूज टू बी बल्ब, इट इज़ प्रोड्यूस लाइट। इसे बल्ब जो लाइट प्रोड्यूस करता है इसमें यूज़ करते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक दिया है जो क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है? फ्यूज एक हमारा सेफ्टी डिवाइस है, वो कनेक्टेड किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। द सर्किट एंड अप्लाइंसेस बाय द स्टॉप द फ्लो ऑफ द हाई करेंट। जब हाई करंट आएगा तो फ्यूज जो होगा वो फ्यूज जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक होगी आगे नहीं फ्लो कर पाएगी। द वायर इज फ्यूज मेड द अलॉय मेटल एंड एल्युमिनियम कॉपर आयरन। इससे जो हमारे लेड एक्सेट्रा से वायर बने होते हैं। द अलॉय शुड बी द फ्लो लो million MPT and high resistance. Fuse is always connected in series circuit. फ्यूज जो है ऑलवेज कनेक्टेड होता है सीरीज सर्किट में। व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर विल इंक्रीज। दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस रेटेड। फ्यूज जो हमारे घरों में यूज़ होता है वो कौन 1 एम्पियर का होता है, 2 एम्पियर है, 3 5 एम्पियर, या फिर बहुत ज़्यादा तो 10 एम्पियर का होता है। फॉर द वेरियस ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ अप्लाइंसेज यूजेस। आप कौन सा पावर ऑफ अप्लाइंसेज यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेट अस कंसिडर एन अप्लाइंसेज इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। पावर हमारा दिया हुआ है इतना, और जो ये है 1 किलोवाट हमारा दिया हुआ है। वी दिया हुआ है, वोल्टेज हमारा दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और पावर हमारा 1 किलोवाट दिया हुआ है। तो P इज इक्वल टू वी आई, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। इसी फार्मूला से डेराइव हो गया है। 1 किलोवाट पावर हमारा 1 किलोवाट दिया हुआ है, और वोल्टेज हमारा कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फिर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट अपॉन 220 वोल्ट। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 100/22, 100/22, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना। करंट हमारा इतना आ गया। यही हमारे क्वेश्चन में फाइंड किया था। जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर इन ए केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी dissipated of or consumed in the electric or electrical energy dissipated or consumed in the electric circuit। P इज इक्वल टू, ये तीनों हमारे फार्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीनों फार्मूला हमारे पावर के दिए हुए हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है। ये भी आप इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप बस मतलब कि फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसके एसआई यूनिट और इससे किससे डिनोटेट करते हैं वो लर्न कर लीजिएगा जरूर जरूर से। नहीं तो मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगी तो आपको फॉर्मूला आएगा नहीं, तो आप समझेंगे कैसे। 1 वाट को आप डिफाइन कर देते हैं। 1 वाट क्या होता है? 1 वाट देखिए, डिफाइन एज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो तो 1 वाट हो जाता है। नाउ थर्ड इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या होता है? P इज इक्वल टू ई अपॉन टी दिया हुआ है। P इज इक्वल टू ई अपॉन टी दिया हुआ है। E इज इक्वल टू पी टी होता है। E इज इक्वल टू पी टी होता है। उसी फार्मूला से फार्मूला डेराइव होके यहाँ पे आया हुआ है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट या जूल। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होती है? वॉट और जूल होती है। कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट हावर एंड 1 यूनिट। किलोवाट हावर होती है या 1 यूनिट। आपके घर में जो मीटर लगा होगा उसमें जो रेटिंग होती है वो किलोवाट हावर में होती है, तो इसीलिए उसे कॉमर्शियल यूनिट कहा जाता है, या फिर 1 यूनिट आपने कभी सुना होगा। ई इज इक्वल टू पी टी, ई इज इक्वल टू किलोवाट हावर, एंड पी इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर, एंड टी इज इक्वल टू हावर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 3 1600।
316 3600 seconds. 3600 into multiply 1000 watt. 3.6 इंटू 10⁻⁻16 ये डेराइव करके आ गया है। SI यूनिट जूल होती है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3 into 3.6 अपॉन मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। 1 horsepower 746 watt। 1 horsepower इज इक्वल टू 746 वाट। 746 वाट होता है। आपने कभी सुना होगा, आपके घरों में बोलते हैं 1 horsepower की लाइन आ रही है या फिर इतने की, तो वो 746 वाट की होती है। 746 वाट की होती है। अब आपका ये टाइम आ गया होमवर्क का, तो आप इस होमवर्क को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दीजिएगा। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ 1 मार्क, ये सब डिफाइन कर देना है जो कि हमने ऊपर अभी वीडियो में डिफाइन किया। आप अगर सिंपली वही डिफिनीशन ही लिख देंगे तो ये तो डिफाइन हो ही जाएगा। आप अपना नोट्स जरूर बनाए होंगे, वो नोट्स बनाए होंगे तो आपको ये तो आपका होमवर्क हो ही गया होगा, लेकिन आप अपना सेल्फ नोट्स खुद से बनाइए। और जो मैंने इसमें लिखवाया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखवाया है। और न्यूमेरिकल के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो ले ही के आऊँगी, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए ये भी सब सीरीज और पैरेलल पे लगेंगे। सीरीज और पैरेलल के आपका हमने फार्मूला लिखवाया, उसी फार्मूला पे अप्लाई कीजिएगा, आंसर जरूर आएगा। ये रहा हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा पेज यहीं पे द एंड होता है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो ज़रूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।